हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। हम लोग पढ़ रहे थे शैक्षिक मूल्यांकन, जिसमें हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं और ये पार्ट मैं बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसके ज़्यादा पार्ट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा नया सब्जेक्ट है हमारे लिए और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, और बाकी मुझे टाइम भी नहीं था इतना ज़्यादा, तो आज इस सब्जेक्ट का मैं डी एंड करने वाला हूँ। ठीक है, पार्ट 4 पर आपका डी एंड हो जाएगा। बाकी समावेशी शिक्षा की केवल आपको एक ही क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसी सब्जेक्ट की आपको ये 4 क्लास देखनी पड़ेंगी। अलग अलग पार्ट हो गए हैं, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 101 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का प्रकार नहीं है। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का प्रकार क्या नहीं है, ये हमें बताना है। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार जो है प्रश्नों का प्रकार क्या नहीं है। ऑप्शन ए है ज्ञानात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी है बोधात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी है अनुप्रयोगात्मक प्रश्न और ऑप्शन डी है आकलित प्रश्न। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आकलित प्रश्न जो होते हैं यही यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आकलित प्रश्न रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 102। प्रश्न नंबर 102 है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किया था। अब यहाँ पे प्रश्न है आपका, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किसने किया था। तो यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्टीफन एम कोरे ने, ऑप्शन बी है रायबर्न ने, ऑप्शन सी है बुडरो ने, ऑप्शन डी है स्किनर ने। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, आप लोग कमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, प्रश्न है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये प्रथम प्रयोग जो था वो किसने किया था। तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर है आपका ए, स्टीफन एम कोरे ने। ठीक है, स्टीफन एम कोरे ने ये क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र में ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा यहाँ पे आपका। ठीक है, इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 103, मापन होता है, मापन कैसा होता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है गुणात्मक, ऑप्शन बी है मात्रात्मक, ऑप्शन सी है तुलनात्मक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सॉरी, यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक बार फिर से गलत बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा। ठीक है, और मैं पढ़ रहा था ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 के, लेकिन है तो एक ही जैसे, बस ऑप्शन नंबर डी में फ़र्क है। ठीक है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 103 नंबर, मापन होता है तो मापन क्या होता है, गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, तुलनात्मक होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मापन जो होता है वो मात्रात्मक होता है। कैसा होता है, मात्रात्मक होता है। मापन जो होता है वो कैसा होता है, मात्रात्मक होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। प्रश्न नंबर है 104। 104 है, मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए है मूल्यांकन जो है गुणात्मक होता है, ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी है मात्रात्मक, ऑप्शन सी है तुलनात्मक, ऑप्शन डी है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या रहेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका
सी राइट रहेगा, यानी कि तुलनात्मक होता है। क्या होता है? तुलनात्मक मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन जो होता है वो तुलनात्मक होता है, लेकिन मापन जो होता है वो मात्रात्मक होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलें। प्रश्न नंबर है 105। प्रश्न है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन किसका है या यह परिभाषा किसकी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा कॉर्नबैक की। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लें, इसको बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आपका आंसर रहेगा राइट। तो सीधा सीधा आंसर आप कॉर्नबैक की ये परिभाषा है और आपको इस परिभाषा को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, कॉर्नबैक की ये परिभाषा है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा जो है कॉर्नबैक की है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न 106 नंबर। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तित्व जो होता है उसके सभी पक्षों का मूल्यांकन जो होता है वो किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है सतत मूल्यांकन द्वारा, ऑप्शन बी है दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, ऑप्शन सी है व्यापक मूल्यांकन द्वारा, ऑप्शन डी है इकाई मूल्यांकन द्वारा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, इसके बारे में आप हमें बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन जो किया जाता है वो व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 107। सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? सत्र के अंत में जो मूल्यांकन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है सतत मूल्यांकन, ऑप्शन ए है सतत मूल्यांकन, ऑप्शन बी है दक्षता आधारित मूल्यांकन, ऑप्शन सी है वार्षिक मूल्यांकन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक मूल्यांकन कहा जाएगा। सत्र के अंत में किए जाने वाला जो मूल्यांकन होता है उसे कहा जाएगा वार्षिक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 108। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन ए है आकलित मूल्यांकन में, ऑप्शन बी है रचनात्मक मूल्यांकन में, ऑप्शन सी है मौखिक मूल्यांकन में, ऑप्शन डी है दक्षता मूल्यांकन में। ठीक है, तो छात्रों के विभिन्न ज्ञान का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? आकलित मूल्यांकन में, या फिर रचनात्मक मूल्यांकन में, या फिर मौखिक मूल्यांकन में, या दक्षता मूल्यांकन में। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा मौखिक मूल्यांकन में। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा आपका। ठीक है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी राइट। क्या है? छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन जो किया जाता है मौखिक मूल्यांकन में किया जाता है। ठीक है, मौखिक मूल्यांकन में किया जाता है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 109। छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। इसका क्या पक्ष कहलाता है? तो ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन बी है भावात्मक पक्ष, ऑप्शन सी है कौशलात्मक पक्ष, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक पक्ष कहलाता है।
क्या कहलाता है? भावात्मक पक्ष कहलाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। क्वेश्चन है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष क्या कहलाता है? तो ये भावात्मक पक्ष कहलाता है, क्योंकि इसमें रुचियाँ, संवेग और मनोवृत्ति होती है। ठीक है, इसलिए ये भावात्मक पक्ष कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 110। प्रश्न है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। ठीक है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निदानात्मक शिक्षण, ऑप्शन बी है नवाचारी शिक्षण, ऑप्शन सी है उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन डी है कौशल आधारित शिक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? प्रश्न नंबर 110 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो प्रश्न नंबर 110 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है इसे। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाला जो शिक्षण होता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 111। कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्याओं के कारण को जानने व समाधान हेतु किए जाने वाला शोध क्या कहलाता है? ठीक है, प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। ऑप्शन ए है मौलिक शोध, ऑप्शन बी है क्रियात्मक शोध, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक शोध, ऑप्शन डी है वैज्ञानिक शोध। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी, कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्याओं के कारणों को जानने व समाधान हेतु किए जाने वाला जो शोध होता है वो क्रियात्मक शोध कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट रहेगा। ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट रहेगा। और ये प्रश्न जो है 2016 में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 112। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार जो प्रश्नों के पक्ष होते हैं वो क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट रहेगा। शैक्षिक उद्देश्यों के जो अनुसार जो प्रश्नों के पक्ष होते हैं वो होते हैं 4। ठीक है, 4 आपको याद रखना है। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष 4 होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, लिख के रख लेनी है, ताकि आप भूल ना पाओ कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष जो होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ये शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। प्रश्न नंबर है आपका किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर, ठीक है, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है आच्छादन, ठीक है, ऑप्शन सी है मूल्यांकन, ऑप्शन डी है समाज मिति। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी बड़ा लग रहा है और इसका जो है आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है, यह निर्णय क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 114। प्रश्न है
शैक्षिक मूल्यांकन का आशय होता है। शैक्षिक मूल्यांकन जो होता है उसका क्या आशय होता है? ऑप्शन ए है आपका व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। ऑप्शन बी है नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से। ऑप्शन सी है सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से। ऑप्शन डी है बौद्धिक मूल्यांकन से। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपको बताना है। व्यापक मूल्यांकन का आशय जो होता है वो आपको याद रखना है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से होता है। ठीक है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 115। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं मूल्यों का। ऑप्शन ए है मूल्यों का, ऑप्शन बी है आदतों का, ऑप्शन सी है समझ का, ऑप्शन डी है आदर्शों का। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? तो संज्ञानात्मक पक्ष जो होता है वो समझ का। समझ यहाँ पे आपका राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, समझ का। ठीक है, इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 116। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? तो देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? तो ऑप्शन ए है सूचनाओं का, ऑप्शन बी है तथ्यों का व्यवहार प्रयोग का, ठीक है, व्यवहारिक प्रयोग का, ऑप्शन सी है तथ्यों के विश्लेषण का, ऑप्शन डी है रुचियों का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रुचियों का। ठीक है, रुचियों का। ठीक है, लिखा था प्रश्न किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? तो रुचियों का जो संबंध होता है वो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। प्रश्न नंबर है 117। ठीक है, प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में जो मुख्यतः कितनी प्रक्रियाएं होती हैं या क्रियाएं होती हैं? ठीक है, कितनी क्रियाएं होती हैं? तो 5 क्रियाएं होती हैं। आपको याद रखना है कि 5 क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं 118 नंबर पे। प्रश्न है 118 नंबर, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग या तैयार किए जाता है। तैयार क्या किया जाता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन ए है अवलोकन, ऑप्शन बी है युग्म मूल्यांकन, ऑप्शन सी है छात्र प्रोफाइल, ऑप्शन डी है समाज मिति। देखो बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने के लिए हम क्या तैयार करते हैं? छात्र की प्रोफाइल तैयार करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी जो है वो राइट रहेगा। ठीक है, ओके, इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 119। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? देखिए किसके द्वारा हमें पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान और कितना कौशल अर्जित किया है? तो ऑप्शन ए है नियंत्रक, ऑप्शन बी है संकेतक, ऑप्शन सी है मापक, ऑप्शन डी है एकेंद्रक। ठीक है, एकेंद्रक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मापक। मापक जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है 120 नंबर, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। क्रियात्मक शोध का जो मूल आधार होता है, अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप एक बात याद रखेंगे इस लाइन को कि समस्या हमारी और हल भी हमारा। ठीक है, समस्या भी हमारी है
और हल भी हमारा है। ऐसे करके याद रखेंगे, समस्या हमारी और हल हमारा। ठीक है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार जो है वो क्या है, समस्या हमारी और हल भी हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट है। बाकी और ऑप्शन को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर है 121। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है। अब इसके सभी ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न ही ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न ही ऐसा है कि हम सभी ऑप्शन पढ़े बिना आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो सभी आंसर पढ़ेंगे, मतलब ऑप्शन पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है, समय अधिक लगता है। ऑप्शन बी है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। ऑप्शन सी है, सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है। ऑप्शन डी है, समस्याएं ऑप्शन नंबर डी है, समस्याएं अनुभवजय होती हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या विशेषता होती है क्रियात्मक शोध की, समस्याएं जो होती हैं अनुभवजय होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 122। प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है। तो क्रियात्मक शोध का जो संपादन होता है वो 8 चरणों में होता है। आपको याद रखना है, क्रियात्मक शोध का संपादन 8 चरणों में होता है। 8 स्टेप में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 123। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है गुणवत्ता, ऑप्शन सी है समय, ऑप्शन डी है मूल्यांकन। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर रहेगा ए। ठीक है, प्रवृत्ति। ठीक है, प्रवृत्ति जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 124। क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर जो होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है संकल्पना, ऑप्शन बी है पूर्व हल, ऑप्शन सी है पूर्व उत्तर, ऑप्शन डी है परिकल्पना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो प्रस्तावित उत्तर जो होता है वो परिकल्पना कहलाता है। देखिए, प्रस्तावित उत्तर वो होता है, क्या होता है परिकल्पना। पहले हम कल्पना करते हैं कि किस तरह से हमें उत्तर देना है, वही यहाँ पे प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, उसे हम कहते हैं परिकल्पना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125। प्रश्न है, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यथेष्ट, ऑप्शन नंबर बी है समष्टि, ऑप्शन नंबर सी है व्यष्टि, ऑप्शन डी है हमारा जन समूह। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे हम कहते हैं समष्टि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, समष्टि। ठीक है, अगला प्रश्न है 126 नंबर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत क्या नहीं आता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शंस को पढ़ेंगे और फिर हम जवाब देंगे। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए है साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर बी है प्रश्नावली, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यक्षण, ऑप्शन नंबर डी है अवलोकन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा 126 में? तो 126 में आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्षण। ठीक है, प्रत्यक्षण जो है आपका राइट रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 127। प्रश्न है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? तो क्रियात्मक शोध जो है उसके प्रवर्तक स्टीफन एम कोरे हैं। स्टीफन एम कोरे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, बाकी और कोई ऑप्शन पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको केवल ये प्रश्न इस तरह से याद करने हैं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, का फॉर क्रियात्मक शोध और का फॉर कोरे। ठीक है, स्टीफन एम कोरे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है 128। प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ है? तो डेट है ऑप्शन एक है 2009 में, ऑप्शन अगला है बी 2008 में, ऑप्शन सी है 2010 में, ऑप्शन डी है 2011 में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ है वो कब हुआ है? वो हुआ है 2009 में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120। प्रश्न है रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं और 60 अंक का प्राप्त करना है। ठीक है, रीता ने क्या किया है? रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, 60 अंक का प्राप्त करना है। ठीक है, मापन है, ऑप्शन ए है मापन, ऑप्शन बी है मूल्यांकन, ऑप्शन सी है परीक्षण, ऑप्शन डी है उपलब्धि। तो यहाँ पे जो है आपका रीता ने 60 अंक प्राप्त करे हैं। ठीक है, 60 अंक प्राप्त करे हैं और 60 अंक जो प्राप्त करे हैं वो क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है, या परीक्षण, या फिर उपलब्धि? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मापन कहलाता है। ये चीज़ मापन कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। देखिए, अभी हमने पढ़ा था स्टीफन एम कोरे जिन्होंने क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। ठीक है, जो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं स्टीफन एम कोरे। अब इनकी एक पुस्तक है, अब ये कौन सी पुस्तक है इसके बारे में देखते हैं। तो ये इनकी पुस्तक है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिसेस ऐसे करके है। तो इनकी पुस्तक का नाम है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, प्रश्न नंबर है 131। प्रश्न है निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है। निबंधात्मक परीक्षण के जो प्रश्न हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है उदाहरणार्थ प्रश्न, ऑप्शन बी है पुनः स्मरण प्रश्न, ऑप्शन सी है प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, और अगला ऑप्शन है बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। ठीक है, बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। तो निबंधात्मक प्रश्न परीक्षण के प्रश्न जो होते हैं वो उदाहरणार्थ, ठीक है, उदाहरण वाले प्रश्न होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। प्रश्न नंबर है 132। प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए समय की मितव्ययिता। ठीक है, ऑप्शन बी है फलांकन की सुगमता, ऑप्शन सी है परीक्षण की व्यापकता, ऑप्शन सी है आपका पाठ्यक्रम की व्यापकता। ठीक है, पाठ्यक्रम की व्यापकता। ऑप्शन डी है रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता क्या नहीं है? पाठ्यक्रम की व्यापकता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है
133 नंबर प्रश्न को पढ़िए और एकदम अच्छे से समझिए। ठीक है, प्रश्न है समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य किसका है। ऑप्शन ए है मौलिक शोध का, ऑप्शन बी है व्यावहारिक शोध का, ऑप्शन सी है क्रियात्मक शोध का, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी का। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है समस्या हमारी और हल भी हमारा। तो ये जो लक्ष्य है वो क्रियात्मक शोध का है। हमने इस प्रश्न को पहले भी पढ़ा है और हमने कहा था कि क्रियात्मक शोध का लक्ष्य क्या है। तो क्रियात्मक शोध का लक्ष्य है समस्या भी हमारी और समाधान भी हमारा। ठीक है, इस तरह से हल भी हमारा। ठीक है, तो ये लक्ष्य है क्रियात्मक शोध का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 134 नंबर प्रश्न है शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। ऑप्शन ए है व्यवहारात्मक अनुभव, ऑप्शन बी है प्रेरणात्मक अनुभव, ऑप्शन सी है स्मृति अनुभव, ऑप्शन नंबर डी है अधिगम अनुभव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है 134 नंबर का वो कौन सा ऑप्शन रहेगा। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग क्या है। तो शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है अधिगम अनुभव, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है अधिगम अनुभव। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका 135 नंबर परिकल्पना होती है। परिकल्पना जो होती है वो क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है समाधान का पूर्व अनुमान, ऑप्शन नंबर बी है समाधान का बाद में अनुमान, ऑप्शन नंबर सी है शोध के मध्य में अनुमान, ऑप्शन नंबर डी है कोई अनुभव किया ही नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए समाधान का पूर्व अनुमान। समाधान जो होता है उसका पूर्व अनुमान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। मापन का सामान्य सिद्धांत जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है गणित से, ऑप्शन नंबर बी है विज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी है भूगोल से, ऑप्शन नंबर डी है अर्थशास्त्र से। देखिए, मापन जो होता है उसका सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित हो सकता है। मापते हम किस में हैं, हम डिजिट्स में मापते हैं। डिजिट किसके होते हैं, डिजिट जो अंक होते हैं, डिजिट को हम अंक भी कह सकते हैं। ठीक है, डिजिट यानी अंक। अंक किस में होते हैं, अंक होते हैं गणित में। ठीक है, तो अंक जो होते हैं वो किस में होते हैं, गणित में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित होता है, तो ये होता है गणित से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न है मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। ठीक है, तो ये कथन एस स्टीवेंस का है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन एस स्टीवेंस का है, ये आपको याद करना है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन एस स्टीवेंस का है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न 138 नंबर प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। शैक्षिक उद्देश्य जो होते हैं उसके अंग क्या क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है बालक, ऑप्शन नंबर बी है समाज, ऑप्शन नंबर डी है विषय वस्तु, ऑप्शन नंबर सी था विषय वस्तु, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है 139 नंबर प्रश्न है बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला जो क्षेत्र है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है क्रियात्मक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है इसमें उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, उपरोक्त सभी वाला। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, उपरोक्त सभी वाला जो है यहाँ पे राइट रहेगा। बालक के विभिन्न कौशल विकसित करना है ना, विभिन्न कौशल विकसित करना है, इसलिए क्या होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ज्ञानात्मक क्रियात्मक और भावात्मक क्षेत्र वाला ऑप्शन। तीनों ऑप्शन राइट हैं, यानी चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी जो है वो एकदम करेक्ट होगा। इसके बाद आता है 140 नंबर प्रश्न है बौद्धिक योग्यता में बौद्ध
बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। बोध का क्या अंग नहीं है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है अनुप्रयोग जो है बोध का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा यहाँ पे। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है अनुप्रयोग। अनुवाद, विवेचना और वा वागिस वा वाग विस्तार जो है वो ये इसके अंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं 141 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया जो होती है उसके क्या सोपान है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी है सीखने से उत्पन्न अनुभव, ऑप्शन नंबर सी है व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 142। प्रश्न है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है। तो मूल्यांकन की जो शैक्षिक आवश्यकता होती है वो छात्रों को होती है। ठीक है, और शिक्षकों को भी होती है और समाज और अभिभावक सभी को होती है। ठीक है, तो मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता छात्रों को, शिक्षक को, अभिभावक और समाज को, ठीक है, यानी कि सभी को होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी को लिखा है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 143 नंबर। प्रश्न है सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो सामान्य रूप से मूल्यांकन के जो पक्ष होते हैं वो 2 होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। सामान्य रूप से मूल्यांकन के 2 पक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है 144 नंबर। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है। तो सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य होता है। तो सतत मूल्यांकन से ऑप्शन नंबर ए है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, ऑप्शन नंबर बी है सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, ऑप्शन नंबर सी है सुविधा अनुसार परीक्षा लेना, ऑप्शन नंबर डी है सत्र प्रारंभ में सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न नंबर है 145 नंबर। प्रश्न है शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है। शैक्षिक शोध जो है उसे कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो ये जो वर्ग हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 3 वर्गों में बांटा जाता है। शैक्षिक शोध को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 146। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। देखिए नवाचार क्या है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो ऑप्शन नंबर ए है अभिक्रमित अनुदेशन, ऑप्शन नंबर बी है टॉली अनुदेशन, ऑप्शन नंबर सी है खुली कक्षा कक्ष और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न नंबर 147 है और यहाँ पूछा गया है कि कौन है जो कि ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। 4 ऑप्शन है। पहला है विश्लेषण, दूसरा है संश्लेषण और तीसरा है मूल्यांकन, चौथा है मूल्य आंकना। तो यहाँ पे मूल्य आंकना जो होता है वो ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, मूल्य आंकना वाला। ठीक है, इसके बाद आता है 148 नंबर प्रश्न है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। क्रियात्मक शोध जो होता है उसका मूल आधार बताना है। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार हमने अभी पढ़ा था कि समस्या भी हमारी रहेगी और हल भी हमारा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हमारा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे 149 नंबर। प्रश्न है किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है। तो कोई समस्या होती है उसका प्रस्तावित उत्तर जो होता है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिकरण कहलाता है, व्यक्तिकरण। ऑप्शन नंबर बी है समीक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्ययन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है परिकल्पना या उपकल्पना।
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा परिकल्पना या उपकल्पना। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। ठीक है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? परिकल्पना या उपकल्पना कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं 150 नंबर पे। प्रश्न है आपका, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष। क्या निकलता है अंत में? निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष होता है। यहाँ पे बाकी और भी ऑप्शन है, मैंने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? यह किस प्रकार का प्रश्न है? ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया और ये किस प्रकार का प्रश्न है, ये हमें बताना है। ठीक है, हमें यहाँ ये नहीं बताना कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का प्रश्न है? ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका स्मृति संबंधी। ऑप्शन नंबर बी है विचारोत्तेजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है तर्क संबंधी। ऑप्शन नंबर डी है विकासात्मक प्रश्न। तो ये जो है प्रश्न वो स्मृति संबंधी है, यानी हम ये याद करेंगे कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ ये शाहजहाँ ने बनवाया है। ठीक है, तो इस तरह से हम याद करेंगे तब हम बताएंगे कि दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहाँ ने बनवाया है। ठीक है, या फिर ताजमहल किसने बनवाया, तो हम कहेंगे कि ताजमहल जो है किसने बनवाया है? ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया। इस तरह से ये प्रश्न कैसे रहेंगे? स्मृति संबंधी, यानी हम जिन्हें याद कर चुके हैं। ठीक है, और कुछ प्रश्न भूल भी जाएंगे तो उनके आंसर हम गलत भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो आप बताएंगे ये स्मृति संबंधी है। ठीक है, स्मृति में जो चीज़ें याद रहेंगी, मेमोरी में जो चीज़ याद रहेगी, इसका आंसर आप दे पाएंगे। अगर नहीं रहेगी, आपको कन्फ्यूज़न होगी, तो आपका आंसर बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 152। ठीक है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। ऑप्शन नंबर ए है एनसीसी। ऑप्शन नंबर बी है स्काउटिंग। ऑप्शन नंबर सी है रेड क्रॉस संस्था। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 153। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? तो कौन है जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही बोले जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है एकांतर पद, ये भी एक तरह का बहुविकल्पी प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही माना जाता है। ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न जो होते हैं उनके आंसर हमें थोड़े ज़्यादा शब्दों में देने पड़ते हैं और इनका कोई विकल्प नहीं आता है। ठीक है, विकल्प नहीं आता है, तो यही वाला आंसर शायद सही हो सकता है। अगला है मिलान पद। मिलान पद जो होते हैं हम तुरंत ऐसे ऐसे करके मिला देते हैं, जैसे कि ए ये है, ए ये है। ठीक है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ये स्मॉल बी है, तो हम तुरंत ऐसे ऐसे करके मिला देते हैं। तो ये भी एक तरह के बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर वाले प्रश्न हो जाते हैं। जबकि ये लघुत्तरी प्रश्न जो होते हैं वो 2 नंबर वाले होते हैं, या फिर 2 से अधिक नंबर वाले, या फिर लिखने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे इनमें लिखने वाले नहीं होते हैं। मिलान पद है, एकांतर पद है। ठीक है, या फिर बहुविकल्पी प्रश्न, ये जो हैं एक प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहे जाते हैं, लेकिन लघुत्तरी प्रश्न जो होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 154। प्रश्न है, निम्न में से क्या रॉस का कथन है? रॉस ने क्या कहा था? ये बातें हमें पढ़नी है और उनमें से कोई एक कथन है जो रॉस ने कहा है, उसको हमें टिक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बचाव निदान का निम्न स्तर है। बचाव जो है निदान का निम्न स्तर है, ये नहीं कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये बात करेक्ट है। ठीक है, बचाव निदान का मध्य स्तर है, ये भी गलत है। और बचाव निदान का स्तर नहीं है, ये भी बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, बचाव निदान का क्या है? उच्चतम स्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 155। क्रियात्मक शोध का
उपयोग होता है? क्रियात्मक शोध का उपयोग किसमें होता है? शिक्षण सुधार हेतु, ऑप्शन बी है शिक्षण में परिवर्तन हेतु, ऑप्शन सी है विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, क्रियात्मक शोध का उपयोग शिक्षण सुधार के लिए, शिक्षण परिवर्तन में, ठीक है, शिक्षण सुधार के लिए होता है, शिक्षण परिवर्तन हेतु और विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या का समाधान करने के लिए भी होता है। उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 156। प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है? सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है? तो ऑप्शन नंबर ए है क्रियात्मक शोध, ऑप्शन नंबर बी है परंपरागत शोध, ऑप्शन नंबर सी है वैज्ञानिक शोध, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्रियात्मक शोध। सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक होता है? तो क्रियात्मक जो होता है वो सहायक होता है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 157। हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए हैं। 80 अंक जो हैं वो क्या हो जाएंगे? ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपने देखे होंगे। तो हरि ने क्या किया है? अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए। यह है ऑप्शन ए है परीक्षण, ऑप्शन बी है मात्रात्मक मापन, ऑप्शन सी है गुणात्मक मापन, ऑप्शन डी है मूल्यांकन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न है 158 प्रश्न, ठीक है। व्यवस्थापक किस पक्ष का उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए है ज्ञानात्मक पक्ष का, ऑप्शन बी है भावात्मक पक्ष का, ऑप्शन नंबर सी है मनोज्ञात्मक पक्ष का, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा व्यवस्थापक जो होता है किस पक्ष का उद्देश्य होता है? भावात्मक पक्ष का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा इसका। नेक्स्ट आते हैं 159 नंबर प्रश्न पे। मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है। मूल्यांकन जो होता है उसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन ए है शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन बी है व्यवहारिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है अधिगम अनुभव, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारिक परिवर्तन, अधिगम अनुभव, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट आता है 160 नंबर प्रश्न। लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला व पुरुष में विभाजन कहलाता है। देखिए, लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला व पुरुष में जो विभाजन होता है उसे हम कहते हैं गुणात्मक मापन, ठीक है। गुणात्मक मापन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना मापन है। यह कथन किसका है? ठीक है, ये कथन किसका है? किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना मापन है। यह कथन जो है किसका है? यह स्टीवेंसन का है, स्टीवेंसन का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, स्टीवेंसन, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 162 नंबर। प्रश्न है, कौन से क्षेत्र के उद्देश्यों के द्वारा बालकों के शारीरिक संबंधी कौशलों का विकास होता है? तो देखिए, यहाँ पे बात करी गई है कौन से क्षेत्र के उद्देश्यों के द्वारा बालक के शरीर संबंधी, ठीक है, शरीर से संबंधित कौशलों का विकास होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है ज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है मनोज्ञात्मक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा मनोज्ञात्मक क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न नंबर है 163 और प्रश्न है स्टीफन एम कोरी, जो कि इन्होंने क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं, ठीक है। स्टीफन एम कोरी ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुसंधान का प्रयोग किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ दिख रहा है क्रियात्मक शोध, टिक कर देंगे क्रियात्मक शोध, बाकी और कुछ सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 164 नंबर प्रश्न पे, और प्रश्न देखिए 2021-2016 में पूछा हुआ प्रश्न था। स्टीफन एम कोरी ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुसंधान का प्रयोग किया है? तो ये क्रियात्मक शोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं 164 नंबर पे। ठीक है, 164 नंबर प्रश्न पे प्रश्न है, परीक्षण जो एक ही व्यक्ति पर बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है, तो ये क्या होता है? तो ऑप्शन ए है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन बी है व्यवहारिक परीक्षण, ऑप्शन सी है वैध परीक्षण, ऑप्शन डी है विश्वसनीय परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, विश्वसनीय परीक्षण। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 165। प्रश्न है, शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग कहलाता है। शोध में संपूर्ण जनसंख्या का जो छोटा सा भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो वो ऑप्शन नंबर ए समष्टि, ऑप्शन नंबर बी है न्यायादर्श, ऑप्शन नंबर सी है सांख्यिकी, ऑप्शन नंबर डी है समंजन। ठीक है, समंजन। तो यहाँ पे क्या आंसर राइट रहेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहेगा बी राइट। ठीक है, न्यायादर्श जो है यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा और आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न है, स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण व शहरी में विभक्त करना किसके अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर आप देंगे तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए है क्रमित स्तर, ऑप्शन बी है अंतराल स्तर, ऑप्शन सी है नमित स्तर, ऑप्शन डी है अनुपात स्तर। तो प्रश्न नंबर 166 का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी आप ये भी बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बाकी आप अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को और भी बहुविकल्पी प्रश्नों को जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, ऑल द बेस्ट।